Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Thursday's edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए कार्यक्रम में आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ यामिनी अग्रवाल। यामिनी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और अब हेडलाइंस के साथ हैं अर्जुन चौधरी। Domestic stock indices climb 1.5% amid positive global cues. Sensex closes above 57,900 points and Nifty ends near 17,400 level. Rupee strengthens to 76 rupees and 16 paise against the US dollar and Brent crude oil prices hover around $108 per barrel. सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार लगभग 1.5% के उछाल में रहे। सेंसेक्स 57,900 के ऊपर पहुंच गया। निफ्टी 17,400 के करीब बंद हुआ। रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूती दर्ज करते हुए 76 रुपये 16 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर था और ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य $108 प्रति बैरल के करीब रहा। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से, जहां सेंसेक्स और निफ्टी आज लगभग 1.5% के उछाल में रहे। वैश्विक शेयर बाजारों से संकेत मिले जुले रहने के बीच घरेलू शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन बढ़त में रहे। सेंसेक्स 57,900 के ऊपर पहुंच गया और निफ्टी 17,400 के स्तर के करीब बंद हुआ। कारोबार की समाप्ति पर बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1.53% की तेजी से 874 अंक बढ़कर 57,912 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.49% की बढ़त से 256 अंकों की वृद्धि दर्ज करता हुआ 17,393 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक 1.28% की बढ़त में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.33% की वृद्धि दर्ज हुई। Sensex and Nifty today surged around 1.5%. Domestic stock indices climbed for the second day in a row amid mixed cues from the global share markets. Sensex at the BSE closed above 57,900 points, while Nifty at the NSE ended near 17,400 level. Sensex climbed 874 points, or 1.53%, to finish at 57,912. Nifty also surged by 256 points, or 1.49%, to settle at 17,393. In the broader market at the BSE, the mid-cap index surged by 1.28%, while the small-cap index ended 1.33% up. In the Sensex pack, 27 companies logged gains while 3 declined. Mahindra & Mahindra was the top gainer as it added 3.5%, followed by Maruti, which gained 3.7%. Asian Paints and Reliance both climbed 2.4% each. On the other hand, Tata Steel lost the most as it fell 0.9%. Bharti Airtel and Nestle India both slid 0.6% each. In sectoral indices at the BSE, all indices climbed except metal, which slid 0.1%. Auto index surged 2.1%. Consumer discretionary goods and services climbed 1.6%. Finance, industrials and IT indices rose 1.5% each. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 2,276 companies gained, while 1,145 companies fell. Shares of 100 companies remain unchanged. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 5 पैसे की मजबूती से 76 रुपए 16 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 0.19% की मंदी से 100.20 पर था। यामिनी जी, आज हमने खासा उछाल देखा है बाजार में 1.5% का और कल भी 1% से अधिक की तेजी आई थी। अभी आप बाजार की स्थिति को कैसे देखती हैं? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मजबूती प्रदान कर रहे हैं और आगे क्या आपको आउटलुक दिखाई देती है? जी देखिए, ओवरऑल कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स हैं ग्लोबल मार्केट्स में। अगर आप देखें यूएस की तरफ
तो वहां पे क्योंकि जो ट्रेजरी यील्ड्स में है वहां पे पॉजिटिव रियल रिटर्न्स दिख रहे हैं, जिसकी वजह से वो प्री कोविड नॉर्मेलिटी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहां आशंका की जा रही थी कि रिसेशन फेज हो सकता है, वहां पे वो एक प्री कोविड लेवल पे डॉलर इंडेक्स भी बढ़ा है और एक पॉजिटिविटी रही है। जो नेगेटिव फैक्टर्स रहे हैं वो जियोपॉलिटिकल रिस्क जो कंटिन्यूड वॉलेटिलिटी ऑफर करते हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस अभी भी $108 पर बैरल पर है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन एक कंटिन्यूड रिस्क बना रहेगा पूरे वर्ल्ड ओवर के ऊपर। एक और चीज जो देखने की है कि अभी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस भी नजर आएंगे जो एक अर्निंग्स की वजह से होंगे बहुत सारी कंपनीज के। अभी कुछ कंपनीज ने किया था तो किए थे अपने अर्निंग्स, उनके जो एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि वो उनके मुकाबले में नहीं थी अर्निंग्स, तो जो है हमने देखा था कि एक ड्रिफ्ट डाउन हुआ था जो है मार्केट्स के अंदर, पर क्योंकि अर्निंग्स अभी भी आ रही हैं और कुछ मीट कर रही हैं एक्सपेक्टेशन, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस हमें नजर आ रहे हैं। कुछ वैल्यूएशंस भी इंप्रूव हुई हैं, जहां पे कुछ जो हैवी वेट स्टॉक्स हैं सेंसेक्स के, उन्होंने भी पुल अप किया है। ऐसे ही कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस ने ड्रैग डाउन किया था पहले सेंसेक्स को। तो आपको लगता है कि अब जो ब्रॉड बेस्ड आज हमने परफॉर्मेंस देखी वो वैल्यूएशंस रीजनेबल होने की वजह से भी? जी, वैल्यूएशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जहां पे करेक्शंस मार्केट्स में है और ओवरऑल वो कहां पे ट्रेड करेंगी उस पे भी फैक्टर इन करेंगी। तो काफी हद तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस अर्निंग्स के मुकाबले भी देखा जा सकता है। What do you think of the DIIs once again being the net buyers in the market? We have provisional data for the equity buy-in. So they have purchased 2,823 crore rupees as net buyers. And once again, FIIs are the net sellers in the market today. Is this an attempt to ensure that the index valuation of both the Sensex and Nifty is maintained till the LIC IPO is opened and then closed? Because I believe 25th to the 29th of April is a period when the IPO would be open and closed, although the date has not been officially announced as yet. Well, any investment by either the DIIs or the FIIs is primarily made on the ground that they can make profits out of it. So I don't see a reason why DIIs would invest to look at the index valuations per se. But yes, for the valuations are important for the investments because that is from where they would actually gain. So I do see DIIs continue to support the market overall. Even LIC is a DII. Yes, LIC is also a DII, and LIC's IPO is one big IPO which is being looked forward by many of the retail investors and by the market, because it is one of the biggest IPOs which is likely to come in the market, and how it fares in the market will speak volumes about different things, which includes the market as well as the interest in LIC. So we can't specifically say it's because of the LIC's LIC's IPO that the renewed interest can be seen, but it is for sure that the DIIs are looking at the macroeconomic indicators of the economy, which I would state that you are looking at a growth by the IMF at above 8%, which is 8.2%, which despite their revised estimates, especially taking into consideration the geopolitical risk and the inflation. Also, what adds on to the macroeconomics is whether your export levels you talk about at 400 billion, services exports at 250 billion, your forex reserves at $630 billion. These are all added to the advantage. What is not adding to the advantage is the inflation WPI at 14% and your CPI, which is fueling at around 6.95%. So these don't add on to the value additions, but all the others are still in the positive direction. Besides the bilateral ties and the reforms which are being taken, whether it is disinvestment of the PSUs, which includes one of the heavyweight PSUs which went for disinvestment, which was Air India, or the others, are showing positive direction for the
maintenance of the government expenditure, which continues to remain within the tight limits of 6.8%. So, यामिनी जी, जो टैक्स कलेक्शंस है सरकार की, वो भी रिकॉर्ड लेवल पे आई हैं. आपको लगता है वो भी एक, आपने बहुत सारे जो पॉजिटिव्स हैं मैक्रो सिचुएशन को लेकर हमें बताया विस्तार में. टैक्स कलेक्शंस जो रिकॉर्ड लेवल पर आई हैं, वो भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है, खासकर ये देखते हुए कि हमारे कई पड़ोसी देश जो है बहुत ही फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी के दौर से गुजर रहे हैं. सो आपको लगता है कि ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा. इकोनॉमिक रिकवरीज में देखना कि जो टैक्स के कलेक्शंस है वो अच्छे स्तर पे हुई हैं, वो अपने आप में एक कामयाबी है, क्योंकि प्री कोविड लेवल्स तक पहुंचने के लिए काफी हद तक कोशिश करनी पड़ी, जिसके अंदर सबसे बड़ा योगदान रहा वैक्सीनेशन प्रोग्राम का, जो एक बड़े देश में और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर देश में जो है कोशिश की गई लोगों तक वैक्सीन को पहुंचाने की. उसकी वजह से जो रिकवरीज रही हैं वो काफी हद तक स्ट्रांग रही हैं, और ओमिक्रॉन का भी अगर हमने असर देखा हो तो वो काफी हद तक लिमिटेड रहा है अभी. लेकिन कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं तो एहतियात अभी भी बढ़ती जा रही है. सो अभी भी वो चैलेंज चल ही रहा है. इनफैक्ट हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी अमेरिका में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में उन्होंने कहा कि कोऑर्डिनेटेड एक्शन होना चाहिए ग्लोबल लेवल पे, ताकि जो पोस्ट कोविड रिकवरी जो अभी हमारी जारी है उसको मदद मिले. सो एज एन इकोनॉमिक एक्सपर्ट, आपको क्या लगता है कि इस कोऑर्डिनेटेड जो एक्शन है उसके क्या प्रमुख पहलू हो सकते हैं? जी देखिए, जरूरी बात है कि क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन फ्यूल की वजह से आ रहा है, तो फ्यूल की सप्लाईज एक बहुत इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट रहेंगे, और जो फ्यूल की सप्लाईज हैं वो ओपेक के द्वारा और रशिया के द्वारा दोनों तरीके से सप्लाई होनी चाहिए, ताकि जो है एक वहां पे मांग और सप्लाई का पूरा तालमेल बन सके. दूसरी चीज जो देखने की है कि जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हैं वो चाइना के लॉकडाउन्स की वजह से ज्यादा असर ना करें वर्ल्ड इकोनॉमीज को, क्योंकि अब चाइना एक ग्लोबल सप्लाई चेन प्रोड्यूसर हो गया है ज्यादातर पदार्थों के लिए. ऐसे ही अगर जो अभी सप्लाई चेन बॉटलनेक्स आएंगे जो कोविड की वजह से है या ये यूक्रेन रशिया क्राइसिस की वजह से, वो सप्लाई चेन बॉटलनेक्स इन्फ्लेशन में फ्यूल ना करे, ये देखना बहुत जरूरी रहेगा. Yamini, the banking sector, which is very important both in the macroeconomics and in the microeconomics. The stock market, we saw the banking index, in fact, go up by 1% today. How would you link this valuation with their fourth quarter results? Well, overall, banks are seeing an upward trend primarily because it is observed that the credit growth is likely to take place. Not because it is fueled by the COVID recoveries, but primarily because now investments can grow and people are seeing a prospective return from the investments coming through because of the recoveries. So again, we are churning in the economic cycle where we do see growth. So banks play an important role in terms of the credit, and that is where I do see that the valuations are mattering. So private banking has in fact picked up today in the valuation space. How would you compare it to PSUs? Even though PSUs have gone up by 10%, but PSU banking has not quite matched up to the same valuation as the PSUs. Well, usually the private sector banks are more aggressive in terms of their investment profiles, and they do look for higher returns from the different investments. So I do see that private investment space for the private bankers has improved with the recoveries and does give them more revenue than the public sector banks, which are usually conservative in terms of opting for high risk projects, and many of their investments go in government projects also. So I do see that one profile of the investments creating the real difference. यामिनी जी, अगर हम ऑटो इंडेक्स की बात करें जो आज सबसे ज्यादा बढ़ने वाला सेक्टर रहा, 2.1% का उछाल आया है, कैसे देखती हैं आप ऑटो सेक्टर के प्रोस्पेक्ट्स को? अभी जो सिचुएशन है, इनपुट कॉस्ट्स बढ़ रहे हैं, वो प्राइसेस भी बढ़ा रहे हैं, आपको लगता है कि फिर भी उनकी डिमांड इंटैक्ट रहेगी? कैसे देखती हैं आप? जी देखिए, पेंट अप डिमांड रही है कोविड की वजह से, और क्योंकि अब वापस लोगों को जॉब्स मिल रहे हैं और बाकी रिकवरीज हो रही हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर की अपने आप डिमांड बढ़ जाएगी. जो एक और तरफ से डिमांड नजर आ रही है वो है रूरल सेक्टर से, क्योंकि जो फ्यूल के बाद जो इंक्रीज प्राइसेस की है वो फूड में नजर आई है, और कोशिश ये भी की गई है कि एक्सपोर्ट्स के माध्यम से
जो रशिया नहीं एक्सपोर्ट कर पा रहा, वहां पे हम अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो फार्मर्स की इनकम्स बढ़ सकती हैं और जो रूरल सेक्टर है वहां से डिमांड क्रिएट हो सकती है ऑटोमोबाइल्स की और बाकी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स की भी। इस चर्चा को जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। Welcome back to Market Mantra. We're discussing about market performance with our financial expert, Dr. Yamini Agarwal. Yamini, let's talk about the rupee to the dollar. Even though the rupee strengthened by 16 paise against the US dollar, how would you rate the, in fact, there has been a change in that figure. But looking at the dollar index, when you compare the rupee to the dollar index has shown that the dollar has actually slipped against the six currencies, the basket of six currencies at 0.43% to 99.98. How do you rate the dollar going forward, especially with the US Fed Reserve increasing the rate of interest for the discount loans? Well, there were worries about the Fed being hawkish in terms of its stance, primarily pushing the US to recession. But since lately the latest yields of the Treasury bills are indicative that it's going to come to the pre-COVID normality, it is expected that the hawkish stance of the Fed would create a positive link towards targeting the inflation. And since that is the particular stance for the Federal Reserve, I believe the FIIs would shift towards the US. So we do see a portfolio diversification there. But because India remains as one of the fastest growing economies in the world, India would have a continued interest in terms of investment as well as a higher set of portfolio diversification in the emerging market. Just for the benefit of our listeners, before my co-anchor asks the next question, it is just that the rupee appreciated by 5 paise against the US dollar. Yes, Sonu. अभी जो सिचुएशन है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं ऑयल के, मेटल्स के, कमोडिटीज के, और जैसा अभी अर्जुन ने कहा कि डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, 100 के आसपास हॉवर कर रहा है डॉलर इंडेक्स। इस सिचुएशन में क्या लगता है आपको, कौन से सेक्टर्स जो हैं वहां पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनती है? क्योंकि जो चीजें जिनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, क्या वो सेक्टर्स अभी प्रॉफिटेबल होंगे, और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनसे शायद इन्वेस्टर्स को अभी दूर रहना चाहिए? जी देखिए, जहां तक नजर आ रहा है वहां पे आईटी सेक्टर, क्योंकि डेप्रिशिएटेड रुपी होगा तो वहां पे उनको फायदा पहुंचेगा, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स को भी फायदा पहुंचेगा। ये दो सेक्टर्स हैं जो ग्रीन सेक्टर्स नजर आते हैं। आपके इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और कैपिटल गुड्स सेक्टर एक लॉन्ग टर्म सेक्टर्स हैं जिसके अंदर निवेश किया जा सकता है। माना जा रहा है कि जो एफएमसीजी सेक्टर है और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं वहां पे उतनी शाइन ना रहे जितनी पहले रही है, तो वहां पे थोड़ा सा लोग डिफेंसिव रह सकते हैं उसमें। So how defensive is the market going to be with the FNO expiry today for the week? Well, overall there would be a volatility in the market. To which direction would it take will depend upon the clues that one gets from the overall geopolitical risk and the inflation. Also, more of a stock-specific action I do see in the market. So maybe the ones that are giving a good earnings, they will see better prices for themselves. The ones that are not meeting the expectations will go down. And if the heavyweights see a major change in their financial policies, whether it is with respect to buybacks or a change in the valuations, they may also drag down or pull up the Sensex.
और यामिनी जी, अगर हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम PLI स्कीम की बात करें तो ये आ रहे हैं अनुमान की 2.34 लाख करोड़ 14 सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट होने की उम्मीद जताई जा रही है, जो अभी तक इंटरेस्ट शो किया है कंपनीज ने, और एडिशनल आउटपुट 28 लाख करोड़ से ज्यादा होगा अगले 5 सालों में। 64.5 लाख जॉब्स क्रिएट होंगी अगले 5 सालों में। तो आपको लगता है कि जो हमारा इतना अभी मैक्रो सिचुएशन बहुत स्ट्रांग है, उसमें सरकार की जो ये रिफॉर्म्स हैं इंक्लूडिंग PLI, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं? जी बिल्कुल, बहुत सारे जो रिफॉर्म्स हैं वो कंटिन्यूअसली प्रोसेस पे हैं, जिससे स्ट्रेंथन हो रही है इकोनॉमी। जैसे आपने प्रोडक्शन लिंक स्कीम की बात की, उसमें एक इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म GST भी था, क्योंकि वो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है और प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स से हटा करके है, तो एक सीधा असर प्रोडक्शन पे पड़ता है। इसको सिर्फ एक सर्विसेज इकोनॉमी से हटा करके एक मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी भी बनाना सरकार का एक कदम रहा है, जिसमें कोशिश की गई है कि जितने भी जो इकोनॉमी है उसमें स्केल दिया जाए, चाहे वो गति शक्ति स्कीम के माध्यम से हो, चाहे वो सागरमाला भारतमाला प्रोजेक्ट के माध्यम से हो, चाहे वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के माध्यम से हो, मुद्रा योजना के माध्यम से हो, या कोशिश की गई है डिजिटलाइजेशन से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाए। तो ये सभी रिफॉर्म्स काफी हद तक बेनिफिट कर रहे हैं लोगों को। और एक और टर्म जो हाल में काफी सुनने में आई है, जब भी क्राइसिस आता है तब सुनने में आती है, स्टैगफ्लेशन। सो आप सरल शब्दों में ब्रीफली बता सकती हैं स्टैगफ्लेशन क्या होता है और क्या अभी भी उसका डर बना हुआ है पश्चिमी देशों में? जी देखिए, जब इन्फ्लेशन हाई होता है और ग्रोथ लो होती है, आप स्टैगफ्लेशन कहते हैं। और क्योंकि इन्फ्लेशन फ्यूल की वजह से काफी हाई जा रहा है, जिसमें अभी भी माना जा रहा है कि हमारा CPI 6.95% और WPI 14% के ऊपर है, वो काफी हद तक हमारे इन्फ्लेशन का प्रेशर बनाए हुए है इकोनॉमी के ऊपर, जिसका सीधा असर जो है वो खाद्य पदार्थों पे भी और जो आपके बाकी के पदार्थ हैं उन पे भी पड़ रहा है। इसके साथ साथ ये है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है, लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट करने की जो कैपेबिलिटी है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स भी साथ में साथ बढ़ेंगे, वो भी कम हो जाती है, और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज पे या और चीजों पे भी असर करती हैं। सिमिलरली इसी की वजह से जो ग्रोथ आपने अनुमानित की होती है वो घट जाती है, क्योंकि आप नॉमिनल ग्रोथ की बात करें तो उसमें से इन्फ्लेशन हटा करके जब आप रियल ग्रोथ निकालते हैं तो वो रियल ग्रोथ कम हो जाती है। तो उसी को हम कहते हैं कि स्टैगफ्लेशन रहेगा। लेकिन क्योंकि इकोनॉमी की जो रिकवरी है वो अच्छी रही है, और क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स में काफी स्ट्रांग रिफॉर्म्स लिए गए हैं, चाहे वो डिजिटलाइजेशन के माध्यम से हो, GST के माध्यम से हो, गति शक्ति के माध्यम से हो, या फ्रेट कॉरिडोर्स बनाने के माध्यम से हो, PIL स्कीम की वजह से, ये सभी एक गति प्रदान करते हैं आगे बढ़ने के लिए और एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करते हैं। चलिए अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का, फिर इस चर्चा को जारी रखेंगे। चीन में आर्थिक गति में भारी गिरावट और तेल की कीमतों में बढ़त से जुड़े डरों के बीच एशियाई बाजारों में रुख मिला जुला रहा। हालांकि अमेरिका में सरकारी बॉन्ड की ब्याज दरों में आई गिरावट से निवेशकों की धारणा को राहत मिली। चीन और हांगकांग के शेयर 1 महीने के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए और युआन 6 महीने के निचले स्तर तक गिर गया। ये गिरावट शंघाई प्राधिकरण द्वारा ये कहने के बाद आई कि कोविड-19 के विरुद्ध कड़े प्रतिबंध जारी रहेंगे। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 2.3% के भारी नुकसान में रहा और हांगकांग के हैंगसेंग में 1.3% की गिरावट थी। बढ़त वाले बाजारों में जापान का निक्केई सूचकांक 1.2% की तेजी में रहा। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.4% की बढ़त में रहा और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में भी 0.4% की वृद्धि दर्ज हुई। यूरोपीय शेयर बाजारों में अंतर्दिवसीय कारोबार में बढ़त का रुख था। लंदन का फुटसी 0.3% की वृद्धि पर था। फ्रांस के कैक में 1.8% और जर्मनी के डैक्स में 1.4% की बढ़त चल रही थी। Very briefly, the Chinese yuan apparently has outperformed the US dollar, but even if the value has fallen, it is in the interest of China that the valuation is low. That makes the manufacturing more competitive. So how is the Chinese central bank approaching its yuan? Very briefly. Well, I think they are concentrating on the continued effort that they have been trying to create as a global supply chain provider, and this is going to help them because they have been put in the currency manipulator by the US whenever it depreciates. So this does add on to their value without bringing about any
complexion or any shadow on their overall monetary policy. Let's have a look at the U.S. Stock market now. U.S. stock ended mixed yesterday as the tech-heavy NASDAQ was dragged down by bleak Netflix earnings. Amid a dip in bond yields after a recent strong run, the Dow Jones Industrial Average Index gained 0.7%. The S&P 500 ended 0.1% down and the NASDAQ Composite declined 1.2%. In the afternoon, on Money Matters, I'd asked you about the bond yield, which is at around 2.9%, and it went up, in fact. That's making the equity market less competitive for investors. What is the extent that you see the bond yields going up? Some are saying 3.5%. And what does this mean for overseas investment into India? Well, yields automatically means returns. When the bond yields actually increase, means the returns are increasing on them. And so investors are likely to invest in those securities as against the other securities if the returns are high. So which automatically indicates that there would be portfolio diversification by the FIIs towards these treasury yields, to the treasury bills of the US, which may mean that the markets, from the emerging markets, there would be a shift in the money from there to the US markets. Also, it is also an indicator where they are showing that they are reaching back to the pre-COVID levels normality. So strength ka bhi so it shows that the economy is going to be recovering and it's in the positive direction. Well, let's have a look at the oil market now. Oil prices today rose more than 1% amid the concerns about supply, as the European Union mulls a potential ban on Russian oil imports days after diminished supplies from Libya came in the market. In intraday trade, Brent crude was trading around $108.20 per barrel, while WTI crude prices were at $103.29 per barrel. What's the position really about Libya and Iran when it comes to augmenting supplies? Because both these nations are facing one sanction of another type or the other. Well, they are one of the exporting economies and they do hold a significant portion. So their supply disruptions also affect the markets. और आपको लगता है कि आरबीआई ने जो अपना assumption बढ़ा दिया है $75 पर बैरल से बढ़ाकर जो उन्होंने लेटेस्ट अपना दिया है अनुमान, उसमें जीडीपी का या इन्फ्लेशन का 5.7% दिया है करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए इन्फ्लेशन का, उसमें उन्होंने $100 पर बैरल एज्यूम किया है. सो आपको लगता है दैट्स अ रीजनेबल assumption? I think since it's hovering around 108, the average assumption should at least come around 95 or so. So 100 is also a good assumption to work with. So this is based on our relationship with Russia in terms of cheaper imports? No, it will include the average overall for the financial year. So, which will actually come out to be lower than the present rate. So since the valuations would be done on the averages, that would make a difference in the growth rate estimations and also the purchases that one will make from Russia. So, Yamini ji, अगर 5.7% average CPI रहता है, Consumer Price Index, जो अनुमान दिया है Reserve Bank ने, so then we are in a comfortable position. Not to clearly say we are in the comfortable position, because the inflation will continue to put a pressure till the time the fuel prices don't come to a comfortable level, which is at least below 100 level for us, because it was at the 40 level which was there earlier, and that is where we were purchasing, and now suddenly after COVID we are purchasing it at 100, 108 and $139. So that adds on to much higher pressures for us as an economy. Fiscal deficit will be a challenge. Suppose you purchase in rubles, very briefly. Then it will help us in terms of managing the deficit. आइए चले प्रेशियस मेटल्स की ओर. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून अनुबंध वाला सोना 350 रुपए की गिरावट से 52,280 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया. मई अनुबंध वाली चांदी 1,090 रुपए की भारी गिरावट से 68,310 रुपए प्रति किलो पर थी. न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना मंदी के साथ $1,942.30 प्रति आउंस पर था. चांदी भी गिरावट के साथ $24.80 प्रति आउंस पर थी. समय समाप्त हो रहा है, सो हमें चर्चा को भी यहीं विराम देना होगा. बहुत बहुत धन्यवाद आपका यामिनी जी, आप आई हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी दी, उसके लिए धन्यवाद. And before we close, a reminder of the headlines. The domestic stock indices climbed 1.5% amid positive global cues. Sensex closes above 57,900 points and Nifty ends near 17,400 level.
Rupee strengthens to 76 rupees and 16 paise against the US dollar, and Brent crude oil prices hover around $108 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra.